हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वीडियो एक बार भी स्किप ना करें ताकि आपको पूरे क्वेश्चन मिल सके। और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जिसके लिए आप जल्दी जल्दी जितने भी बच्चे को जोड़ सकते हैं जोड़ ले भाई लोग, ताकि ये वीडियो हर एक बच्चे को मिल सके। तो चलिए बिना लेट के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं अपने सुविचार को पढ़ लेता हूँ। तो हमारा सुविचार है, सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो है जो नींद ही ना आने दे। तो एकदम तबाही वाला लाया हूँ, जिसके लिए आपको पूरा सेशन बने रहने के लिए मोटिवेशन मिल सके। तो अगला टॉपिक है, फिजिक्स का हर सवाल तुम्हारे लिए भविष्य की एक सीढ़ी है, हर उत्तर एक नई ऊंचाई की एक कदम है। आज मेहनत करोगे, कल दुनिया सलाम करेगी। भाई सच्ची बात है, अगर आज आप मेहनत कर रहे हो, कल को कुछ बन गए ना, तो पक्का दुनिया आपको सलाम करेगी। आपके लिए नहीं तो कम से कम अपने माता पिता के लिए जरूर पढ़े। चलिए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो मेरा ये पहला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होता है? ऑप्शन है, पहला कूलाम, दूसरा वोल्ट, तीसरा एम्पियर, चौथा ओम। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रा कूलाम होता है भाई लोग। आप सभी लोग ने पढ़ रखा होगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने इस क्वेश्चन नंबर को हिंदी इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट कर रखा है, ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगर ICSE बोर्ड CBSE बोर्ड के वो छात्र हैं तो वो भी इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ, ताकि ये हर बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा भूगोल भी पूछा जाता है, तो बिहार बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। और यूपी बोर्ड में भी पूछा जाता है, और CBSE ICSE सब में तो पूछा ही जाता है। तो उसके लिए भी मैंने इसे इंग्लिश में कर रखा है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कूलाम का नियम किस पर लागू होता है? तो कूलाम का नियम हमारा, बिंदु आवेश, सतही आवेश, चलती वस्तुएं या ताप, तीनों चारों पर से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो जो हमारा कूलाम का नियम है, वो एक बिंदु आवेश पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? बिंदु आवेश निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो समान आवेश में क्या करते हैं? जो दो समान आवेश होते हैं वो क्या करते हैं? तो भाई लोग मैं बता लोग को बता दूं, अगले पेज पर बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये प्लस आवेश है और ये प्लस आवेश है, दोनों क्या है? समान आवेश है। तो जो दोनों समान आवेश है, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे कि ये इस दिशा में चलेंगे, ये इस दिशा में, मतलब दोनों का दिशा चेंज हो जाता है, तो इसे प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसका मेरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रतिकर्षित। ऑप्शन नंबर बी दूसरा विल बी द राइट आंसर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का परिमेयता क्या दर्शाता है? निरंतर रूप से मौजूद रहता है, या फिर द्रव्यमान पर निर्भर होता है, या फिर विशिष्ट इकाइयों में होता है, या वोल्टेज पर निर्भर करता है? चारों में से मेरा राइट आंसर हो जाएगा, विशिष्ट इकाइयों में होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की दिशा कितनी निर्धारित की जाती है? अर्थात जो क्षेत्र है उसे कैसे पहचानते हैं, ये पे हम देख लेते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन है, ऋणात्मक आवेश, धनात्मक परीक्षण आवेश, तीसरा ऑप्शन है तटस्थ आवेश, चौथा ऑप्शन है सतह का क्षेत्रफल। तो जो हमारा विद्युत क्षेत्र है उसे धनात्मक परीक्षण आवेश के द्वारा हम लोग पहचान सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जब ग्लास रॉड को रेशम कपड़े के रगड़ा जाता है तो वह कैसा आवेश होता है? जो हमारा रेशम जो ग्लास है, उसे रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो आवेश कैसा होता है? अगले पेज पर बता देता हूँ। ये मान लीजिए हमारा कांच का एक रॉड हो गया, और ये हमारे पास एक, ये मान लीजिए रेशम का कपड़ा है। जब इन दोनों को आपस में रगड़ा जाएगा, जैसे यहाँ पर मैंने इसे रगड़ दिया मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा? धनावेश उत्पन्न होगा। क्या होगा? धनावेश उत्पन्न होगा। धनावेश उत्पन्न होगा। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गॉस का नियम किस सतह पर लागू होता है? तो गॉस का जो नियम है वो हमसे किस सतह पर पूछ रहा है लागू होता है? तो ऑप्शन है, कोई भी सतह हो जो कि बंद हो, और ऑप्शन नंबर बी है केवल गोल सतह पर, ऑप्शन नंबर सी है केवल समतल सतह पर, ऑप्शन नंबर डी है केवल सिलेंडर पर। कोई भी गोल रहता सतह हो, उस पर हमारा क्या कार्य करता है? तो उस पर हमारा गॉस का नियम कार्य करता है। क्या करता है? गॉस का नियम कार्य करता है।
तो ऑप्शन नंबर बी जो है, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गॉस के नियम के अनुसार विद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? जो गॉस का नियम है उसके अनुसार विद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? तो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं, कोई भी हो जो बंद हो और गोल हो, तो इसमें भी ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन पहला है सतह की आकृति, दूसरा सतह का क्षेत्रफल, तीसरा कुल बंद आवेश, चौथा माध्यम। तो हमने पढ़ा है, अभी अभी पढ़ा है कि कोई बंद आवेश तो जो कि गोल हो, तो इसमें जो बंद आवेश होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो स्किप ना करें ताकि पूरा देखें। तो अगला क्वेश्चन है, जब दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो बल क्या होगा? तो हमसे जो, मैं आपको अभी क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास एक आवेश है और ये हमारे पास एक आवेश है। मान लीजिए इनके बीच की दूरी क्या है? एक है। क्या है? एक है। अब हमसे पूरा क्या है कि दोनों की दोगुनी कर दी जाएगी। दूरी जो है वो उसको दोगुनी करने के लिए बोल रहा है। ये मान लीजिए मेरे पास ये आवेश हो गया और ये आवेश हो गया। दोनों के बीच की दूरी क्या कर दूँ? वो उधर एक था तो इधर दो, क्या हो गया? दोगुनी हो गई। तो क्या हुआ ये देखिए, इनके बीच की दूरी जो थी ये एक थी और इतनी ही थी, और इनके बीच में दूरी देखिए कितना बड़ा हो गया। यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पे इतना छोटा सा था, यहाँ पे चौड़ा हो गया। कुछ को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चौड़ाई जो है इसकी बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच बल कैसा होता है? हमसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच का बल पूछा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया और ये हमारा प्रोटॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के जो बीच की जो हमारा ये बल, या ये हमसे पूछा है। आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा, कि शून्य होगा, कि नियतांक होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा आकर्षण। ऑप्शन ए भी द राइट आंसर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? ऑप्शन है अधिक होगा, न्यूनतम होगा, शून्य होगा, या बदलता रहता है। तो कोई भी चालक है उसके अंदर जो हमारा विद्युत क्षेत्र होता है वो हमारा क्या होता है? शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, गॉस का नियम किसके लिए उपयोगी होता है? आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश दोनों में जैसा पहले बोला था वैसा अभी देखिए मैंने पूरा कर रखा है। ऑप्शन आंसर सब कुछ एकदम इंग्लिश हिंदी दोनों में कर रखा है, जिसके लिए बच्चों को पढ़ने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो उस पर सब्सक्राइब कर दे और इसकी बीच में ना करे भाई लोग, नहीं तो बिल्कुल आपको पता है एकदम समझ कतई ना ही आएगा। पूरा क्वेश्चन देखिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन है, क्षेत्रफल ज्ञात करने में, बल ज्ञात करने में, सरल ज्यामिति वाले आवेश वितरण के लिए, विभव ज्ञात करने में। तो जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरल ज्यामिति वाले आवेश वितरण के लिए। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जितनी घनी होती हैं तो क्या होता है? बल कम होगा, या फिर बल अधिक होगा, या फिर कोई संबंध नहीं होगा, या बल शून्य हो जाएगा? तो जो हमारा बल होगा वो एकदम अधिक हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, स्थैतिक विद्युत क्षेत्र में कौन सा नियम लागू नहीं होता है? लागू नहीं होता है बोला है। तो ऑप्शन है हमारे पास, गॉस का नियम, न्यूटन का नियम, कूलॉम का नियम, संरक्षण का नियम। तो जो हमारा स्थैतिक विद्युत है उसमें न्यूटन का जो नियम है वो लागू नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? हमसे इलेक्ट्रॉन का आवेश पूछा गया है। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी 1 - 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और यहीं पर एक और क्वेश्चन आता है, ये हमारा जो हो गया, ये हमारा प्रोटॉन का होता है। इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है आगे और प्रोटॉन में आगे प्लस हो जाता है, और दोनों का जो मान होता है सेम होता है, बस प्लस माइनस मतलब चिन्ह का केवल बदलाव होता है। तो इसे याद करने में आसानी समझ लीजिए, माइनस रहा तो इलेक्ट्रॉन, प्लस रहा तो प्रोटॉन। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होता है? अभी विद्युत फ्लक्स हम लोग पीछे पढ़े थे, अभी हमारा आ गया इसका विद्युत फ्लक्स का मात्रक पूछ रहा है हमसे। तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। ऑप्शन नंबर ए है जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन है, दो विपरीत आवेशों के बीच बल की दिशा होती है। अभी हम लोग पीछे बताया भी हूँ मैं आप लोगों को, अभी फिर बता दे रहा हूँ। यह मान लीजिए हमारे पास दो विपरीत पोला है। ये मान लीजिए ये हमारे पास प्लस आवेश हो गई और ये हमारे पास माइनस आवेश हो गया, यानी ऋणावेश धनावेश। और दोनों के बल की दिशा पूछा है। तो जो अगर
विपरीत है तो एक दूसरे की ओर होंगे, और समान है तो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एक दूसरे की ओर। यहाँ पर ये पूछ लेगा इनके बीच कौन सा बल लग रहा है, तो ये यहाँ पर आकर्षण बल लग रहा है, ये एक दूसरे को खींच रहे हैं, देख सकते हैं आप, एरो द्वारा मैंने बता रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा वी विल बी द राइट आंसर, एक दूसरे की ओर। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आवेश, उनसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो आवेश है वो पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा समान परिणाम विपरीत चिन्ह। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी मैं आप लोग को पीछे बताया भी हूँ कि जो इनके जो मान होते हैं वो समान होते हैं, और चिन्ह होते हैं जो विपरीत हो जाते हैं, जैसे कि प्लस माइनस हो जाता है, बस बाकी सब सेम रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो राइट हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन है, दो ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे। अभी मैं आपको पीछे बताया हूँ जस्ट, जो उसमें धन आवेश थे और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बस माइनस है, यानी कि ऋण आवेश कर दिया गया है। इसको भी मैं बता देता हूँ आपको डेरिवेशन वगैरह। ये मान लीजिए मेरे पास ऋण आवेश हो गए और ये हमारे पास एक ऋण आवेश हो गया। बोला क्या है कि एक दूसरे को क्या करेंगे। तो भाई लोग ये जो क्या आप देख सकते हैं, ये समान आवेश है, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, किधर हो जाएंगे, विपरीत। एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे तो क्या करना है, ये प्रतिकर्षण कर रहे हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षण कर रहे हैं। ये ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगर यहीं पर ये प्लस होता और एक माइनस होता तो ये क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं, क्या करते हैं, इन दोनों की दिशा क्या हो जाती है, तब ऐसे हो जाती है एक दूसरे की ओर। तब ये क्या करते हैं, तब ये पास से हमारे आकर्षण। फिलहाल अभी क्या करना है, प्रतिकर्षण। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र रेखा कैसे निकलती है। ऑप्शन है ऋण आवेश या धन आवेश या दोनों से या किसी से नहीं। विद्युत रेखा कैसे निकलती है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, धन आवेश। विद्युत रेखा धन आवेश से निकलती है, सभी लोग जानते हैं। सो अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत क्षेत्र की जो घनता होती है वो अधिक होती है किस पर, केंद्र पर, समकोण या धारदार किनारे पर या सपाट सतह पर। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट हो जाएगा, धारदार किनारों पर हमारा जो घनता है वो अधिक होती है विद्युत क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, यदि एक आवेश घनत्व आधा हो जाए तो क्षेत्र क्या होगा। घन आवेश भाई साहब, जब घन आवेश आधा हो जाएगा तो क्षेत्रफल भी जाहिर सी बात है, हमारा वहाँ का क्षेत्र भी आधा हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में, मतलब इसे ट्रिक द्वारा अगर आप देख सकते हैं, तो ये भाई आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन में ही बोल रखा है आधा। तो ऑप्शन में आपको जहाँ दिखे आधा, वहाँ पर हो जाएगा भाई लोग क्या, बाधा। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, बाधा। चलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, आधा। भाई लोग वीडियो अगर पसंद आ रही है तो सेशन को जरूर लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों को फायदा हो सके। चलिए अपने क्वेश्चन पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, परीक्षण आवेश का मान कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, या फिर ऋणात्मक होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए। तो जो हमारा परीक्षण आवेश होता है उसका मान हमेशा भाई लोग छोटा होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। सो हमारा क्वेश्चन है, जब दो आवेश के बीच दूरी घटाई जाती है तो बल क्या होगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा या अपवर्तित होगा या समाप्त हो जाएगा। तो दो आवेश, जैसे मान लीजिए ये एक आवेश है और ये आवेश है, इनके जो बीच की दूरी है, मान लीजिए यहाँ पर मैं रख लेता हूँ ये 3 है, इनके बीच की दूरी क्या है, 3 है। अभी फिलहाल मैं इसको घटा देता हूँ, इसे घटा देता हूँ, ये हमारा हो जाएगा ये, और यहाँ पर यही दोनों के बीच की दूरी घटा दी है। तो घटा दिए, मान लीजिए यहाँ पर हो गया मेरा 1। तो आप देख सकते हैं भाई लोग क्या हो रहा है, जितना पास आएगा उतना बल क्या होगा, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा बढ़ता रहता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा भी है वो राइट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम को कौन सा ग्राफ दर्शाता है, परबोला, हाइपरबोला, मूल बिंदु से गुजरती सीधी रेखा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई लोग, मूल बिंदु से गुजरती हुई सीधी रेखा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ये हमारा इस सेशन का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है। तो इसे देख लेते हैं, प्रेरित ईएमएफ अधिकतम होता है जब क्षेत्र और गति के बीच का कोण। ये हमसे पूछ रहा है कि ईएमएफ कब अधिक होता है। तो जो हमारा गति है और क्षेत्र है, दोनों के बीच का कोण 90 अंश जब होता है, भाई लोग याद रखिएगा, इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल और गति के बीच का कोण जो है 90 अंश हो जाएगा। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा ईएमएफ। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, इम्पोर्टेंट 30%। ये हमारा समाप्त हो चुका है।